Why do we need a constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? The South African example is a good way to understand why we need a constitution and what do constitution do. साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान हमारे लिए क्या करता है. The oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. जो दमन कर रहे थे और जिनका दमन हो रहा था, दोनों ही एक साथ मिल करके ये योजना बना रहे थे कि कैसे हम एक साथ मिल करके और इक्वलिटी के सिद्धांत पर रहते हुए अपने देश के लिए कार्य करें. It was not going to be easy for them to trust each other. और एक दूसरे पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था. They had their fears. उनके मन में डर भी था. They wanted to safeguard their interest. वे अपने हितों की सेफगार्ड चाहते थे, अपने हितों को सुनिश्चित करना चाहते थे. The black majority was keen to ensure that the democratic principles of majority rule was not compromised. जो ब्लैक मेजोरिटी के लोग थे वो भी इंश्योर करना चाहते थे कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होता है मेजोरिटी रूल का, उसके साथ भी कोई कंप्रोमाइज न हो. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स. वो सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात कर रहे थे. वे चाहते थे कि उन्हें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स दिए जाएं. The white minority was keen to protect its privilege and property. जो white minority के लोग थे, संख्या में कम ही थे, लेकिन वो शासक हुआ करते थे. अब वे अपने privileges और प्रॉपर्टी का भी रक्षा चाहते थे. उस पर वो विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे. एक लंबे समझौते के बाद दोनों पार्टी एग्री हो गई. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. White लोगों ने अपनी सहमति इस बात के लिए दे दी कि मेजोरिटी रूल करेगी और एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होगा. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. ये पुअर लोगों के लिए, गरीबों के लिए और वर्कर्स के लिए कुछ बेसिक राइट्स के लिए भी तैयार हो गए. द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट. ब्लैक लोग इस बात के लिए तैयार हो गए कि मेजोरिटी रूल ही सर्वे सर्वा नहीं होगा. दे एग्रीड दैट मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट माइनॉरिटी. ये लोग तैयार हो गए, सहमत हो गए इस बात के लिए कि ब्लैक मेजोरिटी व्हाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं छीनेगा. दिस कंप्रोमाइज वॉज नॉट इजी. और ये कंप्रोमाइज इतना आसान नहीं था. हाउ वॉज दिस कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर. अगर ये लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करें तब भी ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? What was the guarantee that this trust will not be broken in future? ये कैसे मान लिया जाए कि यह ट्रस्ट भविष्य में तोड़ा नहीं जाएगा? The only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the same that everyone would abide by. और इसका केवल एक तरीका था ऐसे ट्रस्ट को मेंटेन करने का, और वो था कुछ रूल्स बनाना जिसको सभी लोग फॉलो करें, सभी उस रूल का पालन करें. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. इस रूल्स में यह भी शामिल किया गया कि भविष्य में रूलर्स का चुनाव कैसे होगा. These rulers also determine that the elected governments are empowered to do and what they cannot do. इस रूल्स के द्वारा निर्धारित किया गया कि रूलर्स क्या कर सकते हैं और क्या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा. Finally, these rules decide the rights of citizens.
इन कानूनों ने सिटीजन्स के राइट्स को डिसाइड किया। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ विनर कैन नॉट चेंज देम इजिली। और ये रूल्स तभी वर्क कर सकते हैं जब विनर को चेंज करने की एबिलिटी न दी जाए, यानी जो जीत करके जाए पावर में वो इस कानून को, इस लॉ को बदल न दे। दिस इज वॉट द साउथ अफ्रीकन डिड। साउथ अफ्रीकन लोगों ने ऐसा ही किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। वे तैयार हो गए रूल्स के लिए, उन्होंने मान लिया कि ये कानून सुप्रीम होगा। नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। कोई भी गवर्नमेंट इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक रूल्स के इसी सेट को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण केवल साउथ अफ्रीका में ही नहीं हुआ है। एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन व्हाइट्स एंड ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। हो सकता है कि वहां के लोगों में रिलेशन उतने बुरे नहीं हो जैसा कि व्हाइट और ब्लैक के बीच साउथ अफ्रीका में था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। पूरी दुनिया में लोगों के विचारों और हितों में काफी अंतर पाया जाता है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, चाहे जनतांत्रिक देश हो या नहीं हो, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। सभी देशों को इन आधारभूत नियमों की आवश्यकता होती है। दिस अप्लाइड नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट। ये केवल गवर्नमेंट पे लागू नहीं होती। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी संस्थान को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे ये आपके एरिया का कोई क्लब हो, कोई सोसाइटी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सभी को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। Thus, the constitution of the country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का एक लिखा हुआ रूल्स का सेट होता है जो वहां रहने वाले सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमिन्स द रिलेशनशिप among people living in the territory called citizens. कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ होता है जो वहां रहने वाले लोगों के रिलेशनशिप को निर्धारित करता है, जैसा कि लोगों को सिटीजन कहा जाता है, एंड ऑल्सो द रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इतना ही नहीं, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स यानी नागरिक और सरकार के बीच के रिलेशन को भी निर्धारित करता है। A constitution does many things. एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे कार्यों को करता है। यहाँ पर कुछ कार्यों को दिया गया है जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। सबसे पहला है कि संविधान एक ट्रस्ट जनरेट करता है, एक कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है जो कि नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है विभिन्न प्रकार के लोगों को एक साथ रखने में। सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ही यह सुनिश्चित करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और किन लोगों को कौन से पावर दिए जाएंगे, कौन से लोग होंगे जो डिसीजंस लेने की क्षमता रखेंगे। Third, it lays down limits on the powers of government and tells us what the rights of citizens are. ये एक लिमिट निर्धारित करता है गवर्नमेंट के लिए कि वो कहां तक वर्क कर सकती है और कौन सा कार्य नहीं कर सकती है। जनता को यह उसका राइट्स बताती है। The fourth is, it expresses the aspirations of people about creating a good society. यह लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति है जो
एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोग चाहते हैं। All countries that have constitution are not necessarily democratic. ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वह डेमोक्रेटिक ही होगा। But all countries that are democratic will have constitution. लेकिन जितने भी देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. अमेरिका में भी ऐसा हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन से आज़ादी के बाद वहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था। आफ्टर द रिवॉल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन के बाद लोगों ने एक संविधान को मंजूर किया था। सिंस देन it has become a practice in all democracies to have a written constitution. और तब से पूरी दुनिया में written constitution एक सामान्य प्रक्रिया हो गई। 2.3 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। साउथ अफ्रीका के ही समान भारत भी एक काफी विषम परिस्थिति में संविधान का निर्माण किया। द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। भारत जैसे विशाल और विविधताओं वाले देश के लिए एक संविधान का निर्माण करना इतना आसान काम नहीं था। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. ये वो समय था जब भारत के लोगों का स्टेटस बदल चुका था। पहले जहां लोग राजा का प्रजा कहलाते थे, अब ये नागरिक बन गए, सिटीजन्स बन गए। The country was born through a partition on the basis of religious differences. Religious differences के आधार पर पार्टीशन के बाद इस देश का जन्म हुआ। This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. ये भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही भयानक अनुभव रहा। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related to violence. लगभग 10 लाख लोग दोनों साइड से मारे गए थे इस पार्टीशन के दौरान जो वायलेंस हुआ था उसमें। There was another problem. The British had left it to the rulers of princely estates to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. एक दूसरी भी समस्या थी। ब्रिटिश शासकों ने यहाँ के प्रिंसली एस्टेट्स को आज़ादी दे दी थी कि वो खुद डिसाइड करें कि वे भारत के साथ मर्ज करेंगे, पाकिस्तान के साथ मर्ज करेंगे या स्वतंत्र रूप में ही रहेंगे। The merger of these princely estates was a difficult and uncertain task. ऐसे प्रिंसली एस्टेट्स को मर्ज करना काफी मुश्किल और एक अनसर्टेन टास्क था, अनिश्चित कार्य था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. तो जिस समय संविधान लिखा जा रहा था उस समय भारत का भविष्य उतना सिक्योर नहीं लग रहा था जितना कि आज हम महसूस करते हैं। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. संविधान के जो निर्माता थे वे काफी चिंतित थे वर्तमान और भविष्य को लेकर के। The path of constitution, constitution के रास्ते। Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज थी जो constitution makers के लिए था। Unlike South Africa, they didn't have to create a consensus about what the democratic India should look like. यहाँ के संविधान निर्माताओं के पास इस बात की दुविधा नहीं थी कि एक आजाद भारत किस तरह का होगा। Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. बहुत सारा ये consensus यानी समझ पहले ही डेवलप हो गई थी
जब आजादी के लिए संघर्ष किए जा रहे थे। Our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. हमारा नेशनल मूवमेंट केवल एक विदेशियों के अगेंस्ट लड़ा गया स्ट्रगल नहीं था। यह भारत देश को, यह हमारे देश को पुनः रिजुविनेट यानी नया भारत बनाने का भी एक प्रयास था एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, हमारे समाज और हमारी राजनीति को भी, हमारे नीति को भी एक नए सिरे से गढ़ने का ये स्ट्रगल था। There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. आजादी के बाद भारत कौन सा रास्ता अपनाएगा, इसको लेकर के काफी डिफरेंसेस यहाँ के लोगों में देखने को मिले थे। Such differences exist even today, और ऐसे डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। Yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जो हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू और दूसरे 8 और कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर के भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया था। In 1931, the resolution at Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 के कराची सेशन में यह निर्धारित हो गया था कि भारत का संविधान किस तरीके का होगा। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. और इन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया था कि स्वतंत्र भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिए जाएंगे, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी वह हर व्यक्ति जो वयस्क है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, समुदाय या आर्थिक स्थिति का हो, उसे वोट देने का अधिकार होगा। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग the right of minorities in the Constitution of Independent India. साथ ही राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार और माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा का अधिकार, ये सभी पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before Constituent Assembly met to deliberate on Constitution. तो ये बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिस पर पहले ही सहमति बन गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस असेंबली को कहते हैं जो भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी। The familiarities with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे, उसका भी काफ़ी जानकारी यहाँ के लोगों को हो गई थी। इससे भी लाभ मिला कि आज़ाद भारत में इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन कैसे होंगे। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। अंग्रेजी सरकार ने कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स दिए थे। ऑन दैट बेसिस ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी वीक लेजिस्लेचर। इस तरीके से अंग्रेजों ने एक बहुत ही कमजोर लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। 1937 में इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए एंड मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, और पूरे ब्रिटिश इंडिया में मिनिस्टर्स के चुनाव भी हुए थे। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी, बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडेड टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। लेकिन इस व्यवस्था ने भारतीय लोगों को एक परफेक्ट आइडिया दिया कि कैसे
आजाद भारत के लिए एक संस्थान को सुसंगठित किया जा सकेगा। That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935। यही कारण था कि बहुत सारे ऐसे रूल्स को अंग्रेजों के कानूनों से लिए गए हैं जो आज भी हमारे देश के शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit। सालों तक कॉन्स्टिट्यूशन पर विचार करना, एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, ये भी काफी बेनिफिशियल साबित हुआ। Our leaders gained confidence to learn from other countries। हमारे देश के नेताओं को दूसरे देशों से सीखने का मौका मिला। But on our own terms, many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain and the Bill of Rights in US। हमारे बहुत सारे लीडर्स इंस्पायर्ड थे किन चीज़ों से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम से जो ब्रिटेन में देखने को मिलता है, और बिल ऑफ राइट्स जो यूएस में देखने को मिला। रशिया के सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला और हमने अपने समाज को एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के आधार पर गठित करने का प्रयास किया। Yet they were not simply imitating what others had done। लेकिन यह सिंपली एक नकल नहीं था जो दूसरे ने किया। At each step they were questioned whether these things suited our country or not। हर एक रूल्स पर, हर एक बिंदुओं पर यह डिस्कस हुआ कि ये हमारे देश के लिए सुटेबल है या नहीं। All these factors contributed to the making of our constitution। और हमारे संविधान के निर्माण में इस सब ने काफी महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिए।